हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये कंप्लीट एंड कम्प्रहेंसिव कोर्स पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये जो कंप्लीट एंड कम्प्रहेंसिव कोर्स है, ये आपके अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और सभी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल होने वाला है। स्टूडेंट्स, इस कोर्स को प्री कम मेंस के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो इसलिए आप इस कोर्स को ना केवल अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बल्कि आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस कोर्स की 5 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। उन 5 क्लासेस में हमने इकोसिस्टम या इकोलॉजी के बारे में देखा। स्टूडेंट, आज की क्लास जो 6 है, इसके आगे हम बायोडाइवर्सिटी की क्लासेस कंप्लीट करेंगे। बायोडाइवर्सिटी की आज क्लास फर्स्ट है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी क्लास को ये पहली बार आज देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस क्लास के पहले पिछली 5 क्लासेस को जरूर देखिए। अगर आपने पिछली 5 क्लासेस को नहीं देखा है और आप डायरेक्टली इस क्लास को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बट हो सकता है कि आपको चीजें उतनी समझ में ना आए जितनी आपको पिछली 5 क्लासेस देखने के बाद ज्यादा समझ में आ सकती थी। तो इसलिए आप पिछली 5 क्लासेस को देखिए, उसके बाद क्लास 6 से जो बची हुई क्लासेस आगे की हैं इस कोर्स की, उनको फॉलो कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये कोर्स है, इसकी क्लास 6 स्टार्ट करते हैं। और क्लास 6 जो है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी की क्लास 1 है। तो आइए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है जैव और दूसरा है विविधता। जैव का अर्थ होता है बायो, अर्थात जिसमें जीवन हो। और हम जानते हैं कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक घटक है जिसमें जीवन होता है, वो उसके जो एग्जाम्पल हैं वो पादप और जंतु हैं। जैविक घटकों के अंतर्गत पादप एवं जंतु आते हैं। यदि हम विविधता की बात करें तो विविधता क्या है? विविधता का अर्थ होता है डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है भिन्नता। अर्थात पादप और जंतुओं के मध्य जो पाई जाने वाली विभिन्नता है या पादप एवं जंतुओं में पाई जाने वाली जो विभिन्नता है उसे हम जैविक विविधता कहते हैं। अगर हम बात करें इसको, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो किसी बायोम में या किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पादप एवं जंतुओं के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है जो प्रजातियों में, प्रजातियों के बीच और उनकी जटिल पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता को भी शामिल करती है। जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजेन ने किया था। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि जैव विविधता की अवधारणा क्या है। यदि हम अवधारणा की बात करें तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पादप जंतु एवं सूक्ष्म जीव जंतु पाए जाते हैं। इन सब की प्रचुरता एवं विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादप एवं जीव जंतु किसी विशेष स्थान पर ही निवास करते हैं और उस विशेष स्थान को हम समुदाय, पारितंत्र, निशे अथवा बायोम के रूप में जानते हैं। इस प्रकार किसी समुदाय में, परितंत्र में, निशे में या बायोम में या पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों और पादपों के मध्य जो पाई जाने वाली विभिन्नता होती है उस विभिन्नता को ही हम जैविक विविधता कहते हैं। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में जैव विविधता को जो परिभाषा दी गई थी उस परिभाषा के अकॉर्डिंग जैव विविधता एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता है, विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है तथा अलग अलग पारितंत्रों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है। यदि हम जैव विविधता की पृष्ठभूमि की बात करें तो प्रारंभ में जैव विविधता को जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग रेमंड डॉस मैन ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक 1968 में पहली बार, जो इनकी पुस्तक थी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, उसमें पहली बार बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया हुआ था। बायोडाइवर्सिटी जो प्रयोग का सर्वप्रथम प्रयोग है वो वाल्टर जी रोजेन ने किया हुआ था। स्टूडेंट्स, जो रेमंड एफ डॉसमैन ने जो प्रयोग किया था, इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया हुआ था। और जो वाल्टर जी रोमेन है, उन्होंने जो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया हुआ था। आइए हम देखते हैं जो जीन पूल क्या है। जीन पूल का तात्पर्य किसी पादप या जंतु के आनुवंशिक समुच्चय से है। जीन पूल जो है वो आनुवंशिक रूप से विविधता के क्षेत्र को दर्शाता है। वृहद जीन पूल एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। जीन पूल जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले 1971 में हार्लैंड एंड डिवेट ने किया हुआ था। आइए देखते हैं जेनेटिक अपर्दन क्या होता है। यदि हम जेनेटिक अपर्दन की बात करें तो जीन पूल के अंतर्गत जब जेनेटिक पदार्थों के समय के साथ ह्रास होने लगे तो उसे जेनेटिक अपर्दन कहते हैं। समय के साथ साथ जीन पूल का घटना ही जेनेटिक अपर्दन कहलाता है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं जैव विविधता प्रवणता क्या होती है। तो अगर हम प्रवणता की बात करें, प्रवणता का मतलब होता है डिफरेंस। स्टूडेंट्स, जो डिफरेंस है
डिफरेंस अगर हमें किसी चीज का देखना है तो हमें दो चीजों में ही डिफरेंस का पता चल सकता है। तो यदि हम जैव विविधता में अगर डिफरेंस देखें तो एक प्लेस की या एक पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता और दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, यदि इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो इस अध्ययन को ही हम जैव विविधता प्रवणता भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब अलग अलग क्षेत्रों में जैव विविधता का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो उसे हम जैव विविधता प्रवणता कहते हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो कर्क और मकर रेखा के बीच माना जाता है। कर्क और मकर रेखा के बीच क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य बारिश होती है, यहाँ पे वर्ष भर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ के आसपास के जो वन है वो सदा सदा मतलब सदैव पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र के जो है उस क्षेत्र के अलावा जो सबसे और अधिक महत्वपूर्ण जैव विविधता के लिए है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाले क्षेत्र को जैव विविधता के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। निम्न अक्षांशों में जैव विविधता जो होती है वो अधिक पाई जाती है, जबकि उच्च अक्षांशों में जैव विविधता कम पाई जाती है। जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो हमें जैव विविधता कम होती जाती है और ध्रुवों पर जाकर जैव विविधता न्यूनतम हो जाती है। विश्व स्तर पर सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वन या आर्द्र वनों में पाया जाता है। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो केरल के पलक्कड़ जिले में जो साइलेंट वैली है वहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। स्टूडेंट्स, जो जैव विविधता होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है आनुवंशिक विविधता। यदि आनुवंशिक विविधता की बात करें तो एक ही जो प्रजाति है उसके विभिन्न जीवों के जीन्स में जो पाई जाने वाली विविधता होती है उसे आनुवंशिक विविधता कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे आनुवंशिक विविधता, यदि आनुवंशिक शब्द की ही हम बात करें, अगर किसी भी जीवधारी के या पादप के किसी भी अगर आनुवंशिक विविधता की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके जीन में विविधता यानी कि उसके डीएनए और आरएनए में फर्क पाया जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम बात करें कि आनुवंशिक विविधता क्या है तो एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के जीन्स में पाई जाने वाली जो विविधता है उसे ही हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं। आनुवंशिक विविधता के कारण ही जो प्रजातियां हैं पर्यावरण के अनुकूल हो पाती हैं। दूसरी है हमारी जाति या स्पीसीज विविधता। यह विभिन्नता प्रजातियों के स्तर पर होती है। किसी विशिष्ट प्रजाति की जाति जो विविधता है इस बात से तय होती है कि निर्धारित बायोम में उसकी संख्या प्रत्येक प्रजाति के सभी जीवों की संख्या के अनुपात में कितनी है। आइए देखते हैं कि जाति समृद्धि क्या है। एक्चुअली में जाति समृद्धि के द्वारा ही हम जाति विविधता की पहचान कर सकते हैं या जाति विविधता को पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जाति समृद्धि क्या है, स्पीसीज रिचनेस क्या है। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न जातियों की संख्या कितनी है तथा उनका पर्यावरण के साथ अनुकूलन कैसा है। इसकी जो माप होती है वो 3 प्रकार से की जाती है। पहला है अल्फा विविधता। अल्फा विविधता क्या होती है? जातीय समृद्धि की संकल्पना से ही मिलती जुलती है। एक क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या कितनी है यह विविधता आनुवंशिक स्तर पर होती है। अर्थात एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या कितनी है उसे हम अल्फा विविधता कहते हैं। अगला जो है हमारा वो है बीटा विविधता। यह उस मापन को बताता है जिसमें प्रजातियां पर्यावरण अंतरों के बीच परिवर्तित होती हैं, यह प्रजाति स्तर पर होता है। तीसरा है हमारा गामा विविधता। गामा विविधता क्या है कि समान आवास के स्थानों के बीच में दूरी के साथ साथ जाति बदलाव की दर को गामा विविधता कहते हैं। आवास स्थान अगर सेम है और दूरी के साथ साथ जाति बदलाव अगर हो रहा है तो इस जाति बदलाव की दर को ही हम गामा विविधता कहते हैं। यह सामुदायिक स्तर पर होती है। अभी तक हमने जो देखा कि अल्फा और बीटा जो विविधता है वो प्रजाति स्तर पर होती है और जो गामा विविधता है वो सामुदायिक स्तर पर होती है। एक क्षेत्र के अलग अलग परितंत्रों के मौजूदा संपूर्ण विविधता की माप इसके अंतर्गत की जा सकती है। स्टूडेंट, जो इसका जो अगला टॉपिक है वो है जाति बाहुल्य। एक क्षेत्र की कुल प्रजातियों का अनुपात किसी दूसरे क्षेत्र की प्रजातियों के अनुपात की तुलना में कितना अधिक है, इसकी माप जो है वो जाति बाहुल्यता कहलाती है। वर्गकीय यानी कि टैक्सोनॉमिक अथवा जातिवृत्तीय या फाइलोजेनेटिक प्रजातियों के विभिन्न समूहों के मध्य जो आंतरिक जो आनुवंशिक संबंधों को दर्शाता है उसे वर्गकीय अथवा जातिवृत्ति कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जैव विविधता के टाइप्स थे। अब हम देखते हैं कि जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट हैं वो क्या होते हैं। यदि हम किसी नॉर्मल हॉट स्पॉट की बात करें तो हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जहां पर उस चीज की प्रचुरता है जिस चीज की हम बात करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो है
ये टाइगर हॉटस्पॉट है। तो अगर टाइगर हॉटस्पॉट है तो मतलब यहाँ पर टाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यदि हम बात करें कि ये नील गाय के लिए हॉटस्पॉट है तो नील गाय के लिए हॉटस्पॉट है, मतलब यहाँ पर नील गायों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार अगर हम जैव विविधता के हॉटस्पॉट की बात करें तो हम ऐसे प्लेसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैव विविधता जो होती है वो न केवल पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि विश्व के कुछ क्षेत्र भी जैव विविधता के मामले में अत्यधिक समृद्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं, हम इन्हें हॉट स्पॉट भी कहते हैं। भारत विश्व के भूभाग का केवल 2.4% है, परंतु इस प्रकार के क्षेत्रों के अस्तित्व के कारण भूमंडलीय विविधता में भारत का योगदान 8% है। एक ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट की अवधारणा को यथास्थान संरक्षण के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों को नामित करने के उद्देश्य से 1988 में विकसित किया था। यानी कि हॉटस्पॉट शब्द जो है नॉर्मन मायर्स ने विकसित किया था। इनके अनुसार हॉटस्पॉट पृथ्वी पर जैव विविधता के सबसे समृद्ध एवं संकटापन्न संग्रह है। किसी हॉटस्पॉट का निर्धारित करने के मापदंड निम्नलिखित हैं। पहला, इस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थान की स्पीसीज होनी चाहिए, मतलब उस प्लेस में 1500 से ज्यादा स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए, तब वो हॉटस्पॉट के अंतर्गत आएगा। और दूसरा, इसका 70% से अधिक मूल पर्यावास जो है वो नष्ट हो चुका होना चाहिए। तो इस प्रकार इन दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम किसी स्पेस को हॉटस्पॉट जैव विविधता हॉटस्पॉट कह सकते हैं। विश्व के 25 हॉटस्पॉट में से भारत के केवल 2 हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। देश के ये दो क्षेत्रीय पुष्पी पादपों, सरीसृपों, उभयचर तितलियों तथा स्तनधारियों की कुछ स्पीसीज के असाधारण रूप से संपन्न है। ये पूर्वी हिमालय जो हॉटस्पॉट है ये उत्तर पश्चिम भारत तथा भूटान तक फैला हुआ है। 1780 से 2500 किलोमीटर की ऊंचाई तक समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। कई गहरी एवं अर्ध पृथक्कृत घाटियां असाधारण रूप से स्थानिक पादप स्पीसीज से संपन्न है। यदि हम पश्चिमी घाट की बात करें तो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल के लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कम ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन अधिकतर सदाबहार हैं, जबकि 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, भारत के जो दो सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट जैव विविधता के लिए हैं वो है पूर्वी हिमालय और दूसरा है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में ही केरल में पाई जाती है साइलेंट वैली, जो जैव विविधता के लिए भारत में सबसे जहां पर ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है वो है साइलेंट वैली। स्टूडेंट्स, अगर हम जैव विविधता के इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैव विविधता के विभिन्न लाभों को 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला, परितंत्र सेवाएं, यानी कि पारिस्थितिकी में जैव विविधता की क्या सेवाएं हैं। दूसरा, जैविक संसाधनों में क्या सेवाएं हैं। और तीसरा, सामाजिक लाभ इसके क्या क्या हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले पारिस्थितिकी तंत्र में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जीवधारी मुफ्त में ऐसे अनेक पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के क्रियान्वयन के लिए जो जरूरतें हैं वो जैव विविधता के द्वारा प्रदान की जाती हैं। अतः जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ वेस्ट स्पीशीज से वस्तुओं एवं सेवाओं के रखरखाव एवं सतत पोषणीय उपयोग के लिए आवश्यक है। पहला है, जैसे जैव विविधता का अगर हम पारिस्थितिकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसमें पहला आता है जल संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक वनस्पति आच्छादन की सहायता से जल चक्र को बनाए रखने के साथ साथ बाढ़ एवं अनावृष्टि काल जैसी चरम परिस्थितियों के विरुद्ध बफर के तौर पर तथा जल अपवाह के नियमन तथा स्थायीकरण में सहायक होता है। वनस्पति के हट जाने के कारण बांधों एवं जलमार्गों में मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। आर्द्र भूमि तथा वन जल परिष्कृत तंत्रों के रूप में कार्य करते हैं, जबकि मैंग्रोव गाद को रोककर समुद्री परतंत्रों एवं इसके प्रभाव को कम करता है। यदि हम जल संसाधनों के रूप में बात करें तो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं। तो इस तरीके से जो जब ज्यादा वृक्ष होंगे, ज्यादा पेड़ होंगे, जब विविधता ज्यादा होगी तो वहां पर ऑब्वियस है कि वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो वो बारिश को ज्यादा आकर्षित करेंगे। तो इस तरीके से प्राकृतिक वनस्पति आच्छादन की सहायता से जल चक्र को बनाए रखने के साथ साथ बाढ़ एवं अनावृष्टि काल जैसी चरम परिस्थितियों के विरुद्ध बफर जोन के रूप में तैयार रहते हैं। और दूसरा जो हमारा जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं हमारे मैंग्रोव वन। ये मैंग्रोव वन क्या होते हैं कि समुद्री तटों पर पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो समुद्र से आने वाले चक्रवाती तूफान होते हैं या सुनामी होती है या बड़े बड़े जल तूफान होते हैं, उनसे जो है वो मैंग्रोव वन स्थल पर निवास करने वाली जीवों की रक्षा करती है। तो इस तरीके से ये जल संसाधनों का संरक्षण भी करते हैं। दूसरा आता है मृदा संरक्षण।
जैविक विविधता जो है मृदा के संरक्षण तथा नमी एवं पोषकों को बनाए रखने में सहायता करती है। वनस्पति ढके हुए विशाल क्षेत्रों को वनस्पति विहीन करने के कारण प्रायः मृदा अपरदन तेजी से होने लगता है, उत्पादकता में कमी आती है तथा आकस्मिक बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जड़ तंत्र जल को उपमृदा तक पहुंचाने में सहायता करता है। जड़ तंत्र पोषक पदार्थों को जमीन के ऊपर पहुंचकर खनिज पोषक तत्वों को सतह तक भी लाता है। तीसरा है पोषकों का संग्रहण एवं चक्रण। पारिस्थितिकी तंत्र में वायुमंडल एवं मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का पुनः चक्रण महत्वपूर्ण जैविक कार्य करता है। पादप पोषकों को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं तथा ये पोषक खाद्य श्रृंखलाओं के आधार की रचना कर सकते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। मृदा में पोषक पदार्थ फिर से आ जाते हैं मृत अथवा अवशिष्ट पदार्थ के द्वारा किया जाता है, जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा रूपांतरित किया जाता है। इसके पश्चात इन पदार्थ को केंचुए जैसे अन्य प्राणियों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जो मृदा को मिश्रित एवं वायवी बनाते हैं तथा पोषकों की सहज उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा जैव विविधता के द्वारा प्रदूषण में कमी भी आती है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रक्रियाएं वायुमंडल के गैसीय संगठन को बनाए रखने, अवशिष्ट पदार्थों के अपघटन एवं प्रदूषकों के निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ पारितंत्रों में विशेषकर आर्द्र भूमियों में प्रदूषकों के अपघटन एवं अवशोष करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम आर्द्र भूमियों का उपयोग बहिस्रावों से पोषकों, भारी धातुओं, ठोसों को पृथक करने में या बीओडी को कम करने एवं हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रदूषकों की अधिक मात्रा पारिस्थितिकी तंत्र एवं उनके जीवजात का पादप एवं प्राणियों की अखंडता के लिए हानिकारक हो सकता है। जलवायु स्थिरता क्या है? जलवायु स्थिरता जो वनस्पति सूक्ष्म एवं वृहद स्तर पर जलवायु को प्रभावित करते हैं। बढ़ते हुए प्रमाण ये बताते हैं कि सघन वन जो है जलवाष्प को एक स्थिर दर से पुनर्चक्रण करके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा बनाए रखने में सहायता करते हैं। वनस्पति सूक्ष्म जीव पर भी मंद प्रभाव डालती है। वनस्पति का शीतलन प्रभाव एक सामान्य अनुभव है जो जीवन को आरामदायक बनाता है। पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं के रखरखाव करने में जैव विविधता का उपयोग क्या है? पक्षियों एवं परिपक्षियों की विभिन्न स्पीशीज कीट पीड़कों को नियंत्रित करने में सहायता करती है। इस प्रकार कृत्रिम नियंत्रण उपयोगों की आवश्यकता एवं लागत को कम करती है। पक्षी एवं मकरंद प्रिय कीट जो कि प्रकृति पर्यावास से बसेरा एवं जनन करते हैं, फसल एवं जंगली पादपों के लिए महत्वपूर्ण परागण करने वाले कारक हैं। इसके अलावा हम आर्थिक महत्व की बात करें, यदि जैविक संसाधन आर्थिक महत्व के जो जैविक संसाधन है वो क्या है? खाद्य रेशे, औषधि, ईंधन की लकड़ियां एवं सजावटी पौधे। ऐसी पादप स्पीशीज जिन्हें मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, वर्तमान में लगभग विश्व की जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से को भोजन प्रदान करती हैं और केवल 3 या 4 मुख्य उपज जो विश्व की आबादी के अधिकांश लोगों द्वारा उपयोग की जाती हैं। पौधों एवं प्राणियों से बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाले पदार्थों को विभिन्न रोगों के इलाज में उपयोग किया जाता है। भारत में औषधीय पौधों के उपयोगों का एक प्राचीन इतिहास रहा है। जड़ी बूटी के चिकित्सकीय मूल्यों के कारण आयुर्वेद का भी विकास हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। लकड़ी एक ऐसी आधारभूत सामग्री है जिसका उपयोग विश्व भर में फर्नीचर बनाने तथा भवन निर्माण में किया जाता है। लकड़ी ईंधन का प्राथमिक स्रोत है जिसका प्रयोग तीसरी दुनिया के देशों में व्यापक रूप से किया जाता है। लकड़ी एवं बांस का उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है। भावी संसाधन, जैव विविधता के संरक्षण एवं नए जैविक संसाधनों की खोज के मध्य एक स्पष्ट संबंध होता है। अपेक्षाकृत कुछ विकसित पादप स्पीशीज जो वर्तमान में उगाई जा रही हैं, उन पर अत्यधिक अनुसंधान एवं चयनात्मक प्रजनन का उपयोग किया गया था। कई वर्तमान उपयोगी खाद्य फसलें भविष्य में महत्वपूर्ण फसल बनने की क्षमता रखती हैं। स्थानीय लोगों द्वारा अक्सर जंगली पौधों का उपयोग किए जाने का ज्ञान प्रायः नए पादप उत्पादों को विकसित करने का विचार स्रोत है। यदि हम सामाजिक लाभ की बात करें तो सामाजिक लाभ में मनोरंजन, वन, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बगीचे, एक्वेरियम मनोरंजन एवं मन बहलाने की दृष्टि से अत्यधिक मूल्यवान है। तो स्टूडेंट जो हमारे अभ्यारण्य है, पक्षी जीव अभ्यारण्य है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क्स हैं, बगीचे हैं, एक्वेरियम है, ये सभी इंटरटेनमेंट के लिए, मन बहलाने के लिए दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सामाजिक लाभ में जो मनोरंजन है वो भी हमें जैव विविधता से जो परिपूर्ण क्षेत्र हैं जैसे वन, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मिलता है। इको पर्यटन, फोटोग्राफी, पेंटिंग, फिल्म बनाना तथा साहित्यिक गतिविधियां का इनसे घनिष्ठ संबंध होता है। अगर सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें तो पादप एवं प्राणी मानव के सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। मानव संस्कृतियां अपने पर्यावरण के साथ साथ विकसित हुई हैं तथा जैव विविधता विभिन्न समुदायों को एक अलग सांस्कृतिक पहचान प्रदान कर सकती है। स्टूडेंट्स, जैव विविधता के अगर हम ह्रास के कारणों की बात करें कि जैव विविधता में जो कमी आ रही है वो क्यों आ रही है, देखते हैं।
प्रजातियों की क्षति मानव अस्तित्व के लिए चिंता का एक गंभीर कारण है। यह देखा गया है कि स्तनधारियों की 79, पक्षियों की 44 और सरीसृपों की 15 तथा उभयचर की प्राणियों की 3 स्पीशीज संकटाग्रस्त हैं। भारत में लगभग 1500 पादप स्पीशीज संकटाग्रस्त हैं। अस्तित्व को खतरा या क्षति निम्नलिखित 3 कारणों से हो सकता है। पहला, प्रत्यक्ष तरीका जैसे वनोन्मूलन, शिकार, अवैध शिकार और व्यावसायिक दोहन, इनसे भी जैव विविधता में ह्रास होता है। अप्रत्यक्ष कारणों की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक पर्यावासों की क्षति या इनके रूपांतरित विदेशी स्पीशीज का प्रवेश या प्रदूषण आदि। प्राकृतिक कारण अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक कारण है जो जैव विविधता के ह्रास का कारण है। इनमें से पर्यावरण का जो विनाश है, अति दोहन मुख्य कारण है। पर्यावरण का विनाश और जो अत्यधिक दोहन हो रहा है हमारे भूमि से, ये एक मुख्य कारण है। पर्यावरणों का विनाश क्या है? वनों की कटाई एवं जंगल की आग, आर्द्र भूमियों की भराई तथा इनसे पानी की निकासी, प्राकृतिक क्षेत्रों को कृषि या औद्योगिक उपयोग में लाना, मानव बस्तियां, खनन, सड़कें बनाना तथा अन्य विकास संबंधी परियोजनाएं जो वास स्थान के विनाश का कारण है। इस तरह जीवों के प्राकृतिक पर्यावास परिवर्तित हो गए और या फिर नष्ट हो गए। इन परिवर्तन के कारण जो स्पीशीज हैं वो या तो मर जाती हैं या वहां से प्रवास करने के लिए बाध्य हो जाती हैं, जिसके कारण स्पीशीज के मध्य अन्योन्य क्रिया बाधित होती है और बड़े वन्य क्षेत्रों का विखंडन जो है वो वन के भीतरी भागों में रहने वाली स्पीशीज को भी प्रभावित करता है, यहाँ तक कि ये प्रजातियां लुप्त भी हो जाती हैं। विकास संबंधी गतिविधियों के दौरान स्पीशीज की प्रत्यक्ष क्षति के अतिरिक्त नया पर्यावरण स्पीशीज के जीवित रहने के लिए अनुपयुक्त होता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वनों की कटाई के कारण क्या होता है कि कई बार जो स्पीशीज होती हैं, इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती हैं, उनको दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है और दूसरे स्थान पर जाकर हो सकता है कि उन्हें उपयुक्त दशाएं ना मिलें। इसलिए ये स्पीशीज धीरे धीरे इंडेंजर्ड यानी कि संकटाग्रस्त प्रजातियों में आती जाती हैं। अति दोहन भी प्रजातियों की संख्या का आकार कम कर देता है और इन्हें विलुप्त होने पर मजबूर कर देता है। दूसरा जो है हमारा जो जैव विविधता को कमी लाने वाले जो हमारे कारणों में से है वो है विदेशी स्पीशीज का प्रवेश। लोगों के कपड़ों पर बीजों का चिपकना, चूहों और पक्षी जहाजों पर सवार हो जाते हैं। ये स्पीशीज नए स्थानों पर पहुंचते हैं तो वहां के शत्रु अभाव के कारण बहुत तेजी से प्रजनन करती है और प्रायः उन देशी स्पीशीज को समाप्त कर देती है जो यहाँ पहले से उपस्थित होती है। विदेशी स्पीशीज भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश करने वाली नई स्पीशीज देशी स्पीशीजों को पूरा नष्ट कर सकती हैं, जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कई बार जो होता है विदेशी स्पीशीज जो होती हैं वो आपके देश में या हमारे देश में आती हैं और आपसी जो कंपटीशन है उसकी वजह से या अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए दोनों प्रजातियों के मध्य में विदेशी और देसी जो प्रजातियां उनके मध्य कंपटीशन होता है, जिसके कारण ये क्या होता है कि कई बार जो देसी स्पीशीज हैं उनमें जो है बहुत तेजी से कमी आने लगती है, जिसके कारण कई बार जो देसी प्रजातियां हैं जो देसी स्पीशीज हैं वो पूरी तरह से नष्ट भी हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, जलकुंभी जो होता है वो झीलों एवं नदी के तट को अवरुद्ध कर देती है तथा कई जलीय स्पीशीज के अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर देती है। यह भारत के मैदानी इलाकों में आमतौर से पाई जाती है। दूसरा है लैंटना कैमोरा। ये एक अमेरिकी खरपतवार है। इसने क्या किया कि भारत के विभिन्न भागों में कई वन भूमियों पर कब्जा किया हुआ है और इस कारण जो देसी घास स्पीशीज हैं वो नष्ट हो गई हैं। प्रदूषण जो है वो किस तरीके से जैव विविधता को प्रभावित करता है? वायु प्रदूषण के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है जिसके कारण जो है वन नष्ट हो जाते हैं। जल प्रदूषण के कारण मछलियां तथा अन्य जलीय पादप एवं जंतु मर जाते हैं। विषाक्त एवं खतरनाक पदार्थों को जलमार्गों में बहाया जाता है जिसके कारण जल जीवन नष्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की तो जैविक ईंधनों के लगातार प्रयोग होने के कारण और अत्यधिक प्रयोग होने के कारण जो वायुमंडल में है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और वायुमंडल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि ये सभी जो औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला जो धुआं होता है ये क्या करता है, अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है कि जो हमारे वन होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और कई बार तो कई सारी प्रजातियां संकटापन्न स्थिति में आ जाती हैं और जो हमारे वन है वो नष्ट तक हो जाते हैं। यदि हम जल प्रदूषण की बात करें तो औद्योगिक उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है वो जल में बहा दिया जाता है, जिसके कारण कई प्रकार की जो मछलियों की स्पीशीज है या जो जलीय जीव जंतु हैं या जलीय पादप हैं वो मर जाते हैं और या उनकी प्रजाति है वो संकटापन्न स्थिति में आ जाती है। विषाक्त और खतरनाक ये जो पदार्थ हैं इन्हें हम नदियों में बहा देते हैं, जिसके कारण जो उन नदियों से रिलेटेड जो भी जलीय जीवन है
वो संकटापन्न की स्थिति में आ जाता है। समुद्र में तेल गिरने के कारण तटीय पक्षी, पादप एवं अन्य समुद्री जंतु मर जाते हैं। प्लास्टिक कचरे में वन्य जीव फंस जाते हैं। यह सरलता से देखा जा सकता है कि प्रदूषण जो है जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जनसंख्या वृद्धि एवं गरीबी किस तरीके से जनसंख्या जैव विविधता के लिए खतरा है, देखते स्टूडेंट्स, जब हम देखते हैं कि अगर किसी क्षेत्र की आबादी बढ़ती है, यानी कि जनसंख्या में यदि वृद्धि होती है, तो क्या होता है कि जो हमारे रहने का स्थान है वो तो लिमिटेड है। उसके बाद अगर जनसंख्या वृद्धि होती है तो जितने लोग पहले रह रहे थे उससे ज़्यादा लोगों के कारण उनके जो आवास की कमी होने लगती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं कि वनों की कटाई करना शुरू कर देते हैं। जिस अपने आवास को बनाने के लिए वनों की कटाई करना शुरू कर देते हैं, या ऐसी जगहों को साफ करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर कई प्रकार की अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो भी जैव विविधता के ह्रास के लिए एक मुख्य कारण है। और गरीब लोगों की आवश्यकता, गरीबी कैसे एक कारण है, आइए हम देखते हैं कि गरीब लोगों की आवश्यकता तथा प्रायः धनाढ्य लोगों के लालच के कारण संसाधनों पर जो निरंतर दबाव बढ़ रहा है, जिससे इनका अतिदोहन हो रहा है, और अतिदोहन होने के कारण जैव विविधता को क्षति पहुंच रही है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज बायोडाइवर्सिटी की पहली क्लास। ये क्लास जो है बायोडाइवर्सिटी की बेसिक क्लास है, और स्टूडेंट्स आप इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के बाद आगे बायोडाइवर्सिटी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये क्लास थोड़ा डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट थी, और इसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कोर्स। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्क अंटिल यू डोंट अचीव योर गोल। पढ़ाई करते रहिए, कठिन परिश्रम करिए, और तब तक करते रहिए जब तक कि आपको अपना लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपनी क्लास में।